लाइट रेज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करता है तो वो बेंड हो जाता है। ये बेंड होना उस लाइट रे का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिस लाइट रे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या फिर कहें वेवलेंथ कम है वो ज्यादा डेविएट करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर रेड लाइट और वायलेट लाइट को कंपेयर किया जाए तो वायलेट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट से ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा बेंड करता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण एक प्रिज्म के थ्रू जब व्हाइट लाइट पास होता है तो वो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है, क्योंकि व्हाइट लाइट बहुत सारे लाइट मिल के बना है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्शन। कुछ ऐसा ही हमें दिखता है रेनबोज में। वैसे एक वीडियो में हमने रेनबोज कैसे बनता है इस पे काफी डिटेल्स में बात किया है। उस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस स्क्रीन को गौर से देखा जाए तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है। यहाँ पर हमें अलग अलग बैंड्स दिखते हैं। यहाँ पर देखिए वायलेट कलर का बैंड है, यहाँ इंडिगो बैंड है, यहाँ ब्लू, यहाँ ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये फेमसली विविग्योर नाम से जाना जाता है। इन बैंड्स को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। अगर आप इन बैंड्स को गौर से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है कि देखिए वायलेट बैंड इंडिगो बैंड में मर्ज कर रहा है, इंडिगो ब्लू में, ब्लू ग्रीन में, ग्रीन येलो में, येलो ऑरेंज में और ऑरेंज रेड में मर्ज कर जा रहा है। और ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। देखिए कलर, यहां पर बीच में कोई गैप नहीं है। यहां पर ब्लू कब ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है ये समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। कोई यहाँ पर बीच में ऐसा लाइन नहीं है कि आप कह सकते हैं उसके इस पार ब्लू है और उसके इस पार ग्रीन है, ऐसा नहीं है। इसमें कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि इस व्हाइट लाइट को अगर किसी गैस से पास किया जाए या फिर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास किया जाए तो फिर यहां पर स्क्रीन में हमें दिखते हैं कुछ डार्क लाइंस। और इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि इन स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को ये मटेरियल जो है वो अब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये अब्जॉर्ब क्यों करता है? क्योंकि यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो इस स्पेसिफिक वेवलेंथ के एनर्जी का लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है। हमें पता है लाइट के पार्टिकल बिहेवियर के हिसाब से लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और एक एक पार्टिकल को कहा जाता है फोटॉन, जो कि एनर्जी के पैकेट के तौर पे होता है। और एक एक फोटॉन का एनर्जी होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उस फोटॉन का, दैट मीन उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो। तो इन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है उतना एनर्जी यहाँ के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है वो अब्सॉर्ब कर ले रहा है। मजेदार बात यह है कि इसका एक ऑपोजिट फेनोमेनॉन भी है। अगर किसी गैस को यहाँ पर एक्साइट किया जाता है, हीट प्रोड्यूस करके उसे एक्साइटेड स्टेट में भेजा जा सकता है। तो अगर इसे एक्साइट किया जाता है, यहाँ मान ले गैस है इस कंटेनर में, उसे अगर एक्साइट किया गया तो यहाँ से निकलता है कुछ लाइट रेज। अब स्क्रीन में अगर उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो ऐसे कुछ लाइंस हमें दिखते हैं। इन लाइंस को कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से वो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी है वो इन लाइट्स को एमिट कर रहा है और वही हमें स्क्रीन में दिख रहा है। इसीलिए इस स्पेक्ट्रम का नाम है एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है।
यहां भी थ्योरी कुछ उसी तरह का है। जब एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को एक्साइट किया जाता है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आता है। उस प्रोसेस में वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी लाइट के फोटोन के तौर पे यहां से एमिटेड होता है, और उसके लिए भी इक्वेशन यही है। तो जब एक सर्टेन एनर्जी का फोटोन रिलीज होता है तो इस इक्वेशन से गाइडेड होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। उसका फ्रीक्वेंसी होगा एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लांक्स कांस्टेंट। तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट हमें यहां पर इस स्क्रीन में दिखता है। किसी भी मटेरियल के लिए उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम एक खास पैटर्न में ही होता है। वो उस मटेरियल का फिंगरप्रिंट की तरह होता है। हर एक अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पैटर्न हमें दिखता है। सूरज में जो हीलियम मौजूद है उसका भी पता लगाया गया था सनलाइट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ही, और इस एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ डील करता है फिजिक्स का एक स्पेशल ब्रांच जिसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन के अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए बाल्मर और रिडबर्ग ने किस तरह से एक बेहतरीन मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था। और फिर यहां से आगे हम ये देखेंगे कि नील्स बोर ने इसे किस तरह से एक्सप्लेन किया था, और फिर आगे बोर का एटॉमिक मॉडल आता है। किसी कंटेनर में हाइड्रोजन रख के अगर उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया जाता है तो वहां से एमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर उसी रेडिएशन को हम पास करते हैं एक प्रिज्म के थ्रू और उसे हम स्क्रीन में इंसिडेंट करवाते हैं तो स्क्रीन में हमें कुछ ऐसा लाइंस दिखते हैं। इन लाइंस को कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस। चूंकि ये हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रल लाइन है तो इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन कहा जाता है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और चूंकि ये एमिट कर रहा है तो हम कहेंगे ये है हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने काफी डिटेल्स में बात किया है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब ये जो हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम है, ये एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ था। पहली बार इन स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी किए थे एक स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट योहान जैकब बाल्मर। इसीलिए इसे बाल्मर सीरीज कहा जाता है। उन्होंने इन लाइंस पे काफी डिटेल्स में स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि ये जो पहला लाइन है इसका जो वेवलेंथ है ये 656 नैनोमीटर का है, दूसरे का 486, तीसरे का 434 और फिर 410 नैनोमीटर। और उसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था। उन्होंने ये पाया कि जो वेवलेंथ्स है, चाहे वो वेवलेंथ ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो या फिर ये हो, सब के लिए एक कॉमन फॉर्मूला हम बना सकते हैं। वो है 1/, द वेवलेंथ, जिसे कि हम वेवलेंथ का रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। इसे वेव नंबर भी कहा जाता है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1,09,677 इंटू 1/2² माइनस 1/n², इतना पर सेंटीमीटर। अब यहां पर ये जो n है, इस n का वैल्यू होगा 3, 4, 5, 6 इस तरह से इंफिनिटी तक। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये जो पहला लाइन है, ये वाला लाइन जो है, रेड कलर का जो लाइन है, इस लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 656 नैनोमीटर। अगर यहां n के जगह 3 पुट किया जाए तो फिर जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली 656 नैनोमीटर के बराबर होगा। उसी तरह से n के जगह अगर 4 पुट किया जाए तो हमें मिलेगा 486 नैनोमीटर। उसी तरह से n के जगह अगर 5 पुट करें तो आपको मिलेगा 434 नैनोमीटर। उसी तरह से n के जगह पे अगर 6 पुट किया जाए तो हमें मिलेगा 410 नैनोमीटर। तो सिर्फ एक फॉर्मूला से हम सारे स्पेक्ट्रल लाइंस के जो वेवलेंथ है उन्हें हम पता कर सकते हैं। फिर आगे और भी इसी तरह के लाइंस खोजा गया।
आप अगर गौर करें तो आप ये पाएंगे कि बामर ने जो लाइंस देखा था वो विजिबल रेंज में था। यहां पर ये रेड कलर का है तो ये हमें दिखता है, ये लगभग वायलेट है तो ये भी हमें दिखता है, लेकिन इसके आगे जब वेवलेंथ और कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेंज में आ जाता है और ये हमें दिखता नहीं है। तो इस तरह से आगे चल के बामर सीरीज जो है ये थोड़ा और बड़ा हो गया। यहां पर गौर करें कि हमने इससे पहले देखा था यहां पर n का वैल्यू 3 है, यहां पर n का वैल्यू 4, यहां पर 5, यहां पर 6, अब यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, इसी तरह से आगे और भी बहुत सारे क्लोज्डली पैक्ड लाइंस मिला। तो ये सारे लाइंस एक साथ मिलके बन गया बामर सीरीज। आगे चल के और भी साइंटिस्ट ने इस तरह के और अलग अलग सीरीज खोज निकाला था, जैसे कि लीमन ने एक सीरीज खोज निकाला था इसी तरह का, जो कि ऑब्वियसली अल्ट्रा वायलेट रेंज में आता है, इसे लीमन सीरीज नाम दिया गया। उसी तरह से अब इंफ्रारेड रेंज में भी लोगों ने बहुत सारे सीरीज खोज निकाला, जैसे कि पाशन ने जो खोजा था उसे पाशन सीरीज कहा जाता है, और ब्रैकेट ने जो खोजा था उसे ब्रैकेट सीरीज कहा जाता है। इस तरह से और भी पीछे इंफ्रारेड रेंज में और भी बहुत सारे सीरीज खोजा गया, जैसे कि फुंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, इसी तरह से बहुत सारे सीरीज खोजे गए। अब जो है अलग अलग सीरीज, लीमन हो, बामर हो, पाशन हो या ब्रैकेट हो, इस तरह के अलग अलग सीरीज में एक सिमिलैरिटी है। उस सिमिलैरिटी को खोज निकाला था एक स्वीडिश फिजिसिस्ट ने, जो कि थे योहानस रॉबर्ट रिडबर्ग। मैं यहां पर बार बार रिडबर्ग नहीं कहूंगा, मैं रिडबर्ग ही कहूंगा, वरना मेरी जीभ जो है वो पलट जाएगी और अगला वीडियो बनाने लायक मैं बचूंगा नहीं। तो रिडबर्ग ने खोज निकाला था एक कॉमन सा फॉर्मूला, सब सीरीज के लिए एक कॉमन फॉर्मूला। बामर ने क्या किया था, सिर्फ इस सीरीज के लिए एक फॉर्मूला पता लगाया था, जो फॉर्मूला यहां पर आपको दिख रहा है। लेकिन रिडबर्ग ने सारे सीरीज के लिए एक कॉमन फॉर्मूला खोज निकाला था। वो कॉमन फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि 1 over लैम्डा, दैट मीन 1 over वेवलेंथ, इज इक्वल टू एक नंबर, वही नंबर यहां पर भी आपको दिख रहा है, द सेम नंबर, into 1 divided by n1 square minus 1 divided by n2 square, इतना पर सेंटीमीटर। यहां पर n1 और n2 क्या है, n1 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से, और n2 जो है ये है n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब चलिए इसका मतलब एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, n1 का वैल्यू जब 1 होगा उस समय ये इंडिकेट करेगा लीमन सीरीज को। सो जब n1 का वैल्यू 1 होगा तो ये लीमन सीरीज को इंडिकेट करेगा। जब n1 का वैल्यू 2 होगा तो ये बामर सीरीज को, उसी तरह से जब n1 का वैल्यू 3 होगा तो वो पाशन सीरीज को, और जब n1 का वैल्यू 4 होगा तो वो ब्रैकेट सीरीज को इंडिकेट करेगा। अब देखिए, n2 का जो वैल्यू है वो होगा n1 plus 1, फिर n1 plus 2, फिर n1 plus 3, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। मतलब लीमन सीरीज के लिए अभी n1 का वैल्यू 1 है तो n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से होगा। सो यहां पर n2 का जो वैल्यू है, यहां पर ये 2 होगा, इस जगह पे ये 3 है, इसके लिए ये 4 है, इसके लिए 5 है, एंड सो ऑन। अगर आप n1 के जगह पे 1 और n2 के जगह पे 2 पुट करते हैं तो जो वैल्यू आपको मिलेगा, जो वेवलेंथ आप पता करेंगे, वो एग्जैक्टली मैच करेगा इसके वेवलेंथ के। सिमिलरली n1 के जगह 1 और n2 के जगह जब 3 पुट करेंगे तो वो इस लाइन को इंडिकेट करेगा, और एग्जैक्टली जो आपका वैल्यू आएगा वो इसके वेवलेंथ के बराबर होगा। अब जब n1 का वैल्यू 2 है तो वो बामर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस समय n2 का वैल्यू होगा 2 plus 1, फिर 2 plus 2, फिर 2 plus 3, इस तरह से। मतलब यहां इस लाइन के लिए ये होगा 3, n2 का वैल्यू, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, एंड सो ऑन। बामर ने यही वाला इक्वेशन पता किया था। हम कह सकते हैं जो बामर इक्वेशन है, ये रिडबर्ग इक्वेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है। अब फिर आगे जब आप n1 का वैल्यू 3 और n2 का वैल्यू 4, 5, 6, 7 इस तरह से पुट करेंगे, 4, 5, 6,
7। तो इस तरह से आपको पाशन सीरीज का जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस है इसके लिए कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स मिलेगा। सो उसी तरह से ब्रैकेट सीरीज के लिए ये 4 होगा, यहां से ये 5, ये 6, हम N2 लिख रहे हैं, 7, 8 एंड सो ऑन। ये N1 का वैल्यू 4 और ये सारे N2 के वैल्यूज। तो इस तरह से बामर इक्वेशन और रिडबर्ग इक्वेशन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए इन दोनों ने, ना तो बामर ने और ना ही रिडबर्ग ने, कोई एक्सप्लेनेशन दिया था। इसीलिए इन फॉर्मूलाज को कहा जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। और इसे एक्सप्लेन किया था नील्स बोर ने, और उसके बाद तो कमाल ही हो गया, हमें मिला बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ही एडवांस्ड वर्जन है। चैप्टर हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए बोर ने जो मॉडल दिया था, वो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया था। इससे पहले रदरफोर्ड ने ये कहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा था कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास रिसाइड करता है, और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन उन्होंने उन रिवॉल्विंग जो पाथ है, जिसे कि ऑर्बिट कहा जाता है, उन ऑर्बिट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं कहा था। सो यहाँ से उनके मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स, खामियां आती है। नील्स बोर ने उन ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई किया। उन्होंने कहा ठीक है, जो सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी भी आर्बिट्ररी ऑर्बिट में, रैंडम किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है, बल्कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिसका एनर्जी फिक्स्ड हो, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है। सो उन्होंने कहा जो ऑर्बिट्स हैं ये सारे फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स with fixed energy, किसी भी ऑर्बिट में रैंडमली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज था। यहां तक नील्स बोर कैसे पहुंचे, इसके लिए हमें इससे पहले के 2 डेवलपमेंट्स के बारे में समझना होगा। वैसे भी इससे पहले कुछ वीडियोस में, इससे पिछले वाले कुछ वीडियोस में हमने उन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला डेवलपमेंट जो कि बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में काफ़ी मददगार साबित हुआ, वो है हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखिए ये सारे वीडियोस जिनमें हमने इन सारे टॉपिक्स में डिटेल्स में बात किया था, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये एक पहला डेवलपमेंट था जिसके कारण कि बोर का एटॉमिक मॉडल सामने आ पाया। और दूसरा जो है ये है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर भी दिखता है, जो कि सबसे पहले प्लांक ने इसे कहा था, और फिर आइंस्टाइन ने उसे यूज किया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। तो चलिए पहला डेवलपमेंट जो है उससे शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अगर मान ले कि कोई एक वाइट लाइट हो, इसे अगर हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो फिर उसमें होता है डिस्पर्सन। अलग अलग कलर का जो कंस्टिट्यूएंट कलर का जो रेडिएशन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो स्प्लिट कर जाता है। जब इसे स्क्रीन में देखा जाता है तो हमें एक बेहतरीन कलरफुल पैटर्न दिखता है, बहुत ही बेहतरीन कलरफुल पैटर्न। सो कुछ ऐसा एक पैटर्न दिखता है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है रियल फिगर। सो कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखता है। और फिर अगर इसी वाइट लाइट को
हम हाइड्रोजन के थ्रू पास करें, तो अगर बीच में एक कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में अगर हाइड्रोजन रखा जाए या किसी भी तरीके से, वी डोंट केयर हाउ राइट नाउ, तो अगर हाइड्रोजन से पास किया जाए तो फिर यहां पर कुछ डार्क लाइंस दिखते हैं हमें, बिल्कुल डार्क लाइंस। मानो कि हाइड्रोजन ने वहां के रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लिया, ऐसे डार्क लाइंस हमें दिखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये अब्सॉर्ब कर लेता है सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए यहां पर ये जो स्पेक्ट्रम था, इस स्पेक्ट्रम में अलग अलग रीजन में जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है वो अलग अलग होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। सो अलग अलग रीजन में अलग अलग वेवलेंथ है। तो इन स्पेशल रीजन्स में अगर हमें डार्क लाइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी के या उस सर्टेन वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हाइड्रोजन अब्सॉर्ब कर लेता है। इसे हाइड्रोजन का अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसी तरह से इसका उल्टा अगर कंसीडर किया जाए, अगर मान लें कंटेनर में हाइड्रोजन रखा हुआ है और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया, तो इसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बाहर निकलता है। अब उसे अगर हम उसी तरह से प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो फिर हमें स्क्रीन में बड़ा बेहतरीन एक पैटर्न दिखता है। कुछ सर्टेन वेवलेंथ्स के हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्क्रीन में दिखता है। तो स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है। पिछले केस में जिस जगह पे, जिन जगह पे हमें डार्क लाइंस दिखे थे, इस बार हमें उन जगहों पे, उन्हीं खास जगहों पे कलरफुल लाइंस दिखते हैं। कुछ ऐसे कलरफुल लाइंस, कुछ इस तरह का कलरफुल लाइंस हमें दिखते हैं। इसे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मानो कि यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन उस खास फ्रीक्वेंसी या खास वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा हो, इसीलिए इसे हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसे कहा जाता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इसे कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब अगर इसी को ग्रांड लेवल में, बड़ा लेवल में देखा जाए, वैसे ये जो है ये कलरफुल लाइंस होने के कारण हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे और भी लाइंस होते हैं जो कि या तो अल्ट्रावायलेट रेंज में होता है या फिर इंफ्रारेड रेंज में होता है। सो अगर पूरा का पूरा इस सारे बैंड को अगर हम देखें तो ऐसे हमें बहुत सारे सीरीज मिलता है। जैसे कि इसे हम एक सीरीज कह सकते हैं, उसी तरह से और भी बहुत सारे सीरीज हमें दिख सकते हैं। इसे नंगे आंखों से देखना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम स्पेशल अलग अलग एपरेटस यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमें स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते हैं। सो पहले स्पेक्ट्रल लाइन को लीमन सीरीज कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है बामा सीरीज, उसी तरह से पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज आता है। सो मैं सिर्फ कुछ ही लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ये जो पहला सीरीज है इसे लीमन सीरीज कहा जाता है, लीमन सीरीज, और दूसरा जो है इसे बामा सीरीज कहा जाता है। इसी को सबसे पहले खोजा गया था क्योंकि ये विजिबल रेंज में आता है। ये इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, कलरफुल बैंड्स होता है, इसीलिए हम इसे देख सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले इसी को खोजा गया था। ये जो सीरीज है जिसे कि ड्रॉ किया गया, ये बामर सीरीज है। सो दिस इज बामर सीरीज। उसी तरह से आता है पाशन सीरीज और फिर आगे आता है ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री सीरीज, फंड सीरीज, इसी तरह से। सो ये है पाशन सीरीज। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन जगहों पे हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिख रहा है, जिन खास जगहों पे, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, जैसे कि हमने बात किया था ना इसका, इस जगह पे एक खास वेवलेंथ होगा, यहाँ जो डार्क पैच हमें दिख रहा है उस जगह का वेवलेंथ कुछ अलग ही होगा। इसी तरह से अलग अलग लाइंस का वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होता है। और उसी सारे वेवलेंथ्स के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला बनाया था। सो रिडबर्ग के फॉर्मूला के हिसाब से
जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल। सो इसका एक अलग वेवलेंथ, इसका एक अलग वेवलेंथ, इसका सभी का एक अलग अलग वेवलेंथ होगा, लेकिन सबको हम जनरलाइज कर सकते हैं। सो इन जनरल जो भी वेवलेंथ्स है उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इनटू 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। ये था वो फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसका मतलब हम समझेंगे एक बार फिर से वापस से रिवीजन के तौर पे। इससे पहले हमने इस पर काफ़ी डिटेल्स में बात किया है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर n1 का जो वैल्यू है, n1 का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होता है n1 का। मतलब ये कि लीमन सीरीज के लिए n1 जो है इसका वैल्यू 1 है। बामर सीरीज के लिए n1 जो है n1 का वैल्यू 2 है। पाशन सीरीज के लिए n1 का वैल्यू 3 है। इसी तरह से आगे की सीरीज के लिए जो n1 का वैल्यू है 4 5 6 7 ऐसा होता है। और ये जो n2 है, यहाँ जो आपको n2 दिख रहा है, ये n2 दैट इज इक्वल टू n1 प्लस 1, फिर n1 प्लस 2, उसी तरह से n1 प्लस 3 एंड सो ऑन। मतलब क्या, जब n1 का वैल्यू 1 है, मतलब लीमन सीरीज के लिए n2 का वैल्यू होगा 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3 एंड सो ऑन। मतलब n2 का वैल्यू इस केस में अगर देखा जाए, इस वाले वेवलेंथ के लिए n2 का जो वैल्यू होगा ये होगा 2, 1 प्लस 1, इसके लिए होगा 3, इसके लिए होगा 4, इसके लिए होगा 5 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे लाइन्स हैं जिसे ड्रॉ नहीं किया गया। सिमिलरली बामर सीरीज के लिए जहां n1 का वैल्यू 2 है, वहीं n2 का वैल्यू होगा 2 प्लस 1 विच इज 3, फिर 2 प्लस 2 विच इज 4 एंड सो ऑन। सो ये होगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे लाइन्स होंगे। सिमिलरली पाशन सीरीज के लिए ये होगा 4 5 6 7 एंड सो ऑन। आगे के सीरीज के लिए भी यही रूल लागू होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो इसका रोल काफी ज्यादा था। अब आते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहले माना जाता था एक कंटिन्यूअस वेव है। सो पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एक वेव है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता था। लेकिन प्लांक ने कहा, सबसे पहले जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को वो एक्सप्लेन कर रहे थे, तो प्लांक ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एनर्जी के पैकेट के तौर पे होता है। इस तरह से पैकेट के तौर पे होता है, बाद में उसका नाम फोटॉन दिया गया। और एक एक पैकेट का जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी, एक एक पैकेट का जो एनर्जी है ये बराबर होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उसका फ्रीक्वेंसी, उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी है। ये आगे चल के इसी थ्योरी को ग्रैब कर लेते हैं या यूज करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि एक प्लेट जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, एक प्लेट, वहां पर जब एक फोटोन इंसिडेंट करता है तो वो इस प्लेट के एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। सो ये इंटरैक्ट करता है फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो अपना पूरा का पूरा एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण कि ये यहाँ से फ्री होके बाहर निकल जाता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो यहाँ से 2 पॉइंट्स, एक तो जो फोटोन है, फोटोन ये इंटरैक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो है पूरा एनर्जी, अपना होल एनर्जी, फोटोन जो है अपना होल पूरा का पूरा एनर्जी जो है, पूरा का पूरा एनर्जी ये ट्रांसफर कर देता है। किसे इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ये ट्रांसफर कर देता है। तो ये रहा वो दूसरा थ्योरी या डेवलपमेंट जो कि बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में काफी मददगार साबित हुआ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे जो सभी को पता था उस समय, वो ये कि लाइट का जो स्पीड है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो होता है उस वेव का वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही फेमस रिलेशन है, आप सभी को पता होगा।
सो यहां से आगे हम कह सकते हैं 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप कह लें। तो यहां पर ये हो गया वो तीसरा इंफॉर्मेशन जिसे कि बोर ने यूज किया था। तो ये पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को मिलाते हुए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए अगर आप बोर की जगह होते, नील्स बोर की जगह, तो आप इन अवेलेबल इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करते। चलिए, आई होप कि आपने इस बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए उन्होंने क्या सोचा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करता हो जिसका कि एनर्जी इतना है, तो फिर यहां अगर आप देखें जो रेडिएशन यहां से बाहर निकल रहा है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम से, तो वो फोटोन की तरह निकलेगा, वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब यहां पर आके एक तरह का फोटोन यहां पर इंसिडेंट करेगा, एक खास तरह का फोटोन, और फिर यहां पर एक खास तरह का फोटोन इंसिडेंट करेगा, यहां पर एक खास तरह का फोटोन इंसिडेंट करेगा, और यहां पर भी एक खास तरह का फोटोन इंसिडेंट करेगा, जिनके लिए जो वेवलेंथ है उसका इक्वेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये है वो इक्वेशन। अब देखिए यहाँ इन अलग अलग फोटॉन्स का जो एनर्जी होगा, हमें पता है वो एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी होगा दैट इज इक्वल टू h इंटू न्यू। अब देखिए न्यू के साथ, दैट मीन फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन है, तो हम उस रिलेशन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, किसी भी तरह का फोटोन का जो एनर्जी होता है, ये एनर्जी है जैसे कि हमने बात किया h इंटू न्यू। अब न्यू जो है, न्यू ये लैम्डा के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, अब न्यू के जगह पे हम यूज कर सकते हैं c डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसी को अगर इधर सेंड कर दे तो c डिवाइडेड बाय लैम्डा होगा, सो दैट इज इक्वल टू h c डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब ये जो लैम्डा है यहाँ पर 1 ओवर लैम्डा है, यहाँ पर भी 1 ओवर लैम्डा है, सो 1 ओवर लैम्डा इज दिस वन। उस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी फोटोन, उसके लिए हमें एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगा। सो hc इंटू 1 ओवर लैम्डा, hc इंटू 1 ओवर लैम्डा, 1 ओवर लैम्डा। अब 1 ओवर लैम्डा के लिए ये वाला टर्म, सो विच इज रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। सो जो फोटोन एमिट हो रहा है, जो एक्साइटेड हाइड्रोजन से एमिट हो रहा जो फोटॉन्स, उनके लिए हमें एक जनरल इक्वेशन मिल गया, एनर्जी के लिए जनरल इक्वेशन मिल गया। अब जैसे कि हमने रिडबर्ग इक्वेशन पे बात करते हुए ये कहा था, ये देखा था कि n1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगे। n2 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा n1 प्लस 1, उसी तरह से n1 प्लस 2, उसी तरह से n1 प्लस 3 एंड सो ऑन। तो यहां से उन्होंने ये कहा कि अगर एनर्जी जो फोटोन बाहर निकल रहा है, अगर वो एनर्जी इसके बराबर हो, इसके बराबर कभी n1 का वैल्यू 1 है तो n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा होगा। तो अगर ऐसा हो, और चूंकि वो हाइड्रोजन से ही बाहर निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होंगे, खास एनर्जी स्टेट्स में होंगे। एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में आते हुए वो जरूर, चूंकि उसके एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो वो बाकी जो एनर्जी है वो जरूर एमिट कर दे रहा होगा। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड से भी ये समझ सकते हैं कि मान ले एक जगह पे एक बॉल अगर इस जगह पे रहे तो इसके पास एक खास पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेट अस से कि E1 इसका पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो जमीन में रहे यहाँ पर तो फिर इसके पास एक खास पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल E2। तो फिर अगर ये यहाँ से यहाँ गिर जाए तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा एयर फ्रिक्शन के कारण, और फिर गिरेगा तो यहाँ पर साउंड एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होगा।
तो उसके कारण जो एनर्जी ये रिलीज करेगा वो एनर्जी चेंज इन एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू E1 माइनस E2। सो दो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स एक से दूसरे में आए तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो ये रिलीज कर देता है। सो ये हम नॉर्मली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड में भी देखते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल लॉ। अब बोर ने कहा कि हाइड्रोजन एटम में कुछ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स का एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होता है। कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं उनमें एनर्जी जो है, उनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका जो एनर्जी होता है वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स्ड होता है। और जब एक ग्राउंड स्टेट में, ये हायर एनर्जी स्टेट में होता है और ये लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, और जब ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और जब कोई फोटॉन इसे आके स्ट्राइक करता है, कोई फोटॉन आके इसे जब स्ट्राइक करता है तो वो अपना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इससे वो इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में पहुंच जाता है, हायर ऑर्बिट्स में पहुंच जाता है वो एनर्जी एक्वायर करके, क्योंकि ये जो है लोअर स्टेट में है, लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट है। तो फोटॉन उसे एनर्जी देता है और वो एनर्जी पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है। और जब यही इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो उतना ही एनर्जी के इक्विवेलेंट एक फोटॉन को रिलीज कर देता है। तो इस केस में रिलीज्ड होता है एक फोटॉन जिसका एनर्जी बराबर होता है इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी के, और वो एनर्जी ऑब्वियसली इस इक्वेशन से गाइडेड होना चाहिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार होता है तो कुछ डेफिनेट एनर्जी का फोटॉन वो एब्सॉर्ब कर लेता है, और जब हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाता है उसके बाद जब उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है तो वो कुछ डेफिनेट अमाउंट का एनर्जी का फोटॉन को ही रिलीज करता है। अब देखिए जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ये एनर्जी स्टेट, सपोज इसका एनर्जी है E1 और सिमिलरली इस ऑर्बिट का एनर्जी E2 है, और उसी तरह से इस ऑर्बिट का एनर्जी अगर E3 है, तो ये E1 जो है ये बराबर होता है नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर के, और ये E2 जो है ये बराबर होता है नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर के, और ये E3 जो है उसी तरह से ये E3 जो है ये बराबर होता है नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर के, और उसी तरह से आगे के ऑर्बिट्स के लिए भी एनर्जी जो है इसी तरह से डिफाइंड होता है। अब देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी है ये, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी उससे कम है जो कि है इतना, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट फोटॉन को ही वो रिलीज करेगा। तो उस केस में आप ये पाएंगे फोटॉन का जो एनर्जी होगा वो होगा दिस टर्म माइनस दिस टर्म। तो ऑब्वियसली वो इस इक्वेशन में अगर देखें तो N1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और N2 का वैल्यू हो जाएगा 2। आप सिंपल कैलकुलेशन से इसे समझ सकते हैं। उसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा उस केस में जो एनर्जी होगा उस फोटॉन का, रिलीज्ड फोटॉन का, वो बराबर होगा दिस वन माइनस दिस वन। तो उस केस में N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और N2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी के कारण, डेफिनेट एसोसिएटेड एनर्जी के कारण ही कुछ डिस्क्रीट अमाउंट में, कुछ डेफिनेट अमाउंट में ही एनर्जी का फोटॉन रिलीज हो रहा है। इसीलिए हमें कुछ सर्टेन जगह पे डार्क लाइंस मिल रहे हैं, या फिर हमें सर्टेन जगह पे जब हम एमिसिव स्पेक्ट्रम की बात करें तो उस समय हमें सर्टेन जगह पे ब्राइट लाइंस हमें दिखता है। अब ये जो एनर्जी है इसे अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे जो एनर्जी होगा किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो हम मानेंगे n ऑर्बिट के लिए जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं। सो En इज इक्वल टू नेगेटिव HCr डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू है 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 एंड सो ऑन।
यहाँ पर n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और इस n को कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंपल कैलकुलेशन से, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से h का वैल्यू, c का वैल्यू और r का वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिलता है, ये जो HCR है, दिस HCR इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो ये होगा नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी जिसे कि हमने E1 से डिनोट किया था, सो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ये होता है नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है E2, ये बराबर होगा नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड उसी तरह से E3 का वैल्यू होगा नेगेटिव 13.6 डिवाइडेड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए, जैसे कि हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसी के साथ, उसी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड जो फोटोन है उसे वो रिलीज करता है। लेट अस से कि एक इलेक्ट्रॉन E2 से E1 स्टेट में पहुंचा, तो इस केस में जो एनर्जी, एसोसिएटेड एनर्जी होगा फोटोन का, तो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। इन दोनों स्टेट के एनर्जी में जो चेंज होगा, जो डिफरेंस होगा, तो वो चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1 होगा। तो फोटोन का भी जो एनर्जी है वो दिस चेंज इन एनर्जी इसी के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं फोटोन का एनर्जी इज h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर रिलीज करेगा, सो h न्यू इज इक्वल टू E1, माफ कीजिएगा E2 माइनस E1 होना चाहिए। और ये न्यू जो फोटोन रिलीज होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा ये बराबर होगा ऑब्वियसली E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट के। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसे कहा जाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। सो ये है बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। जो फोटोन रिलीज होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इस इक्वेशन से गाइडेड होगा। तो ये तो हो गया बोर का फ्रीक्वेंसी रूल। अब बोर ने कैलकुलेशन से ये बताया कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है, लेट अस से दैट इज r। सो ये जो r है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, दैट r इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। अब उन्होंने कैलकुलेशन से ये दिखाया कि ये तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था, किसी भी ऑर्बिट के लिए nth ऑर्बिट का जो रेडियस होगा ये बराबर होगा n स्क्वायर इंटू r1, मतलब ये होगा n स्क्वायर इंटू 52.9 पिकोमीटर। सो ये जो है ये इक्वेशन ये हमें रेडियस बताता है, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। अब बोर ने कुछ कैलकुलेशन करके ये बताया कि जो भी ऑर्बिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उन ऑर्बिट्स में, उसके कारण, उस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के कारण उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे कि लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम। इसके बारे में आप फिजिक्स में 11th में ही पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। उन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये दिखाया कि एंगुलर मोमेंटम कोई भी इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो बराबर होता है n इंटू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखिए इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है वो अभी आपको फिलहाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप 11th में और फिर जाके 12th में पढ़ेंगे, इसीलिए इसका डेरिवेशन यहाँ पर स्टैंडर्ड 11th में आपको नहीं बताया जाता है। वो आप क्लास 12th में फिजिक्स में एटम्स के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। सो उन्होंने ये डिराइव करके दिखाया कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में, लेट से nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन का, वो होता है n इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगेन दिस n इज इक्वल टू 1
फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2, सेकंड ऑर्बिट के लिए 3, थर्ड ऑर्बिट के लिए एंड सो ऑन। अब बोर ने जो ये थ्योरी दिया, ये उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, और हाइड्रोजन एटम में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। उनका जो थ्योरी है ये एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम में फेल हो जाता है, लेकिन कुछ आयंस में, ऐसे आयंस जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उन आयंस के लिए बोर का ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है। वैसे कुछ आयंस हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं लिथियम प्लस प्लस, लिथियम प्लस प्लस 2+ लिख देते हैं। उसी तरह से बेरिलियम प्लस 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 या बेरिलियम 3+ लिख देते हैं। तो ऐसे आयंस जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उस तरह के केस में बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये सक्सेसफुल होता है, वो उसे एक्सप्लेन कर पाता है। लेकिन एक से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम में, तो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये फेल कर जाता है। साथ ही साथ जिस स्पेक्ट्रल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, अगर उस रीजन में जहाँ पर हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, उस रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड रहे, तो फिर वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट कर जाता है, और इसे बोर का एटॉमिक मॉडल जो है ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसे जीमन इफेक्ट कहा जाता है, इस तरह के स्प्लिटिंग को। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर हाइड्रोजन को रखा जाए तो भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो भी स्प्लिट कर जाता है, इसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। इस तरह के इफेक्ट्स को बोर का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। ये सारे लिमिटेशंस जाके दूर होता है जब क्वांटम मैकेनिक्स पिक्चर में आता है। तो इसीलिए हमें अब आगे पढ़ना होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसका लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख जाएगा। और हम शुरुआत करेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर से। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।